ये तो बात हो गई विकिरण जनित व्युत्क्रमणता की। अब हम बात कर लेते हैं अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता। ये भी धरातल से लगा हुआ क्षेत्र होगा, ये वाला। अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता में क्या होता है कि गर्म वायु, एक गर्म वायु और दूसरी ठंडी वायु क्या करती हैं, एक ही तरफ एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती हैं, तब ऐसी व्युत्क्रमणता उत्पन्न होती है। मान लो ये गर्म वायु है, जा रही है, ठीक है, ऐसे ये गर्म वायु जा रही है और इधर से ठंडी वायु है। अब इन दोनों का हो गया सामना। अब क्या होने वाला है, अब होगा क्या कि गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी अपने आप, ठंडी वायु नीचे। क्यों, जो भारी होगा वो सतह को पकड़ेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। गर्म वायु जो है वो हल्की होती है, ठंडी वायु जो है वो क्या होती है, भारी होती है। तो ठंडी वायु जो भारी है वो नीचे रहेगी और जो हल्की है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये वायु जो ठंडी है ये क्या करेगी, इसी गर्म वायु के नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये गर्म वायु इसके ऊपर क्षेपित हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ज़रा नाप लो टेम्परेचर, नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु है, ये गर्म है और ये नीचे वाला ये ठंडी वायु है। तापमान में इन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है, पता लगा नीचे से ऊपर जाते समय तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसा कब होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस तरह की व्युत्क्रमणता, ये जो अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता है, ये खासकर उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में मिलते हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। उच्च अक्षांश मैंने कल ही बताया है अभी, खासकर जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप होगा, इसका उत्तर वाला हिस्सा, कनाडा वनाडा में ऐसा मिलता है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इन सब जगहों पर ऐसी व्युत्क्रमणता मिल जाती है। जैसे मान लो कि कोई महासागर है यहाँ पे, ये महासागर भरा हुआ है और ये महाद्वीप है, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु, मान लो ये गर्मी का समय है, अगर गर्मी है तो ग्रीष्म ऋतु में चूँकि स्थल तो ये तो गर्म हो जाएगा, स्थल गर्म है क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन महासागर तो ठंडा है ना इस समय। ग्रीष्म ऋतु में महासागर भी देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं। तो अगर महासागर क्या है, ठंडा ही बना हुआ है, तो इसके ऊपर की वायु क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी वायु भारी होती है। महाद्वीप के ऊपर की वायु क्या है, गर्म है, और गर्म वायु हल्की होती है। और आपको पता है कि जो भारी वायु होती है, जो वायु है, पवन है, इसके पीछे एक रूल्स काम करता है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो अगर वायु गर्म है तो गर्म होकर ऊपर उठने वाली चीज़ के ऊपर क्या प्रेशर लगेगा, एयर प्रेशर इसका कम होगा। महाद्वीप पे वायुदाब क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि महाद्वीप पे गर्म वायु है इस समय। मैं किसी विशेष स्थान, किसी विशेष टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जब गर्मी के समय में महाद्वीप पर यहाँ पर वायु गर्म होगी, हल्की होगी वायु, और महासागर में भारी वायु है। पता लगा कि भारी वायु हल्की वायु की ओर, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ गई। ये वायु जा रही है इत्मीनान से, पता लगा गर्म वायु आ गई, तो ये जो गर्म वायु है क्या करेगी, हल्की वायु के ऊपर पहुंच जाएगी। ये ठंडी वायु इसी के नीचे पहुंचेगी, क्योंकि ये ठंडी है तो भारी है, और अगर भारी है तो सतह को पकड़ के रखेगी। हो गया इन्वर्जन। आप यहाँ पे चेक कर लो, नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु है। अभिवहन का मतलब होगा कि दो वायु आपस में मिल रही हैं, दो विशेष गुणों वाली, ठीक है। अब यही शीत ऋतु में अगर देखा जाए तो शीत ऋतु में चूंकि स्थल पे ठंडी है, और शीत ऋतु जब आएगी तो चूंकि महासागर अब गर्म हो रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, रेडिएशन निकालेंगे, विकिरण, क्योंकि महासागर देर से गर्म होना था ना उनको, तो देर से गर्म होते होते वो ठंडी में गर्म हुए जा करके। और जब ये ठंडी में गर्म हो गए ये, तो यहाँ की वायु भी गर्म है, और चूंकि ठंडी में महाद्वीप ठंडा है, अगर महाद्वीप की वायु भारी है, ये यहाँ की वायु क्या है, भारी है, ठंडी है, और यहाँ की वायु गर्म हो गई है। अब ठंडी के समय की बात कर रहा हूँ, तो अब ये वायु ऊपर जाएगी और महाद्वीप की जो वायु है वो नीचे आएगी। जैसे अगर शीत ऋतु की बात की जाए, शीत ऋतु में अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता कहाँ मिलेगी, शीत ऋतु में, वो मैं बता रहा हूँ। ये महासागर है, ये महाद्वीप है, ठीक है, ये महाद्वीप और ये महासागर है। महासागर शीत ऋतु में चूँकि गर्म है, किसकी अपेक्षा, महाद्वीप की अपेक्षा। शीत ऋतु में महाद्वीप ठंडे हो चुके हैं, तो यहाँ ठंडी वायु है इसके ऊपर से लगे हुए हिस्से में, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर लगे हुए हिस्सों में गर्म वायु है, ठीक है। अब ठंडी वायु
क्या करेगी, आरोहण करेगी, मतलब इनके नीचे घुस जाएगी आके बगल से, और ये गर्म वायु क्या होगी, ऊपर हो जाएगी। और यहाँ भी इस महासागर में भी क्या होगा, अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता उत्पन्न हो जाएगी, एडवेक्शन इन्वर्जन। शीत गर्मी के समय में कहाँ हुई थी ये स्थिति, महाद्वीप के ऊपर बना था। क्यों, क्योंकि तब महाद्वीप पर गर्मी में हल्की वायु थी। अभी कहाँ पे हल्की वायु है, महासागर के ऊपर। तो अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता अगर कभी कंडीशंस आपको दे दिया जाए कि शीत ऋतु में किस स्थान पे बनेगी और ऑप्शन में दिया रहे महासागर, तो शीत ऋतु में महासागर में ये व्युत्क्रमणता उत्पन्न होगी और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में महाद्वीप के ऊपर ही बनेगी। यही मेन एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है। प्रीलिम्स में ये पक्का क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, अगर यूजीसी नेट तो कभी बना सकता है, और यूपीएससी भी जब भी बनाएगा ना तो एक बार दिमाग हिला देगा लोगों का, क्योंकि ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और इनको ध्यान में रखना ये पहेली जैसा होता है। फिर ध्यान रखिए कि शीत ऋतु में कहाँ बनेगा, महासागर में, और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप पर। क्यों बनेगा, वही चीज़ कि कौन कब गर्म है कौन कब ठंडा है, ठीक है। भारी वायु जो होगी वो नीचे पहुँचेगी और भारी वायु यानी जो ठंडी वायु होगी वही भारी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई धरातलीय या निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता की। अगर उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता की बात की जाए तो पहला है वायु के अवतलन और दूसरा विक्षोभ जनित। वायु के अवतलन, अवतलन जनित व्युत्क्रमणता ये कहाँ पर होगी और होती क्या है। ये प्रतिचक्रवातीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिलती है अक्सर। इन क्षेत्रों में क्या होता है, वायु जो होती है उसका एक सामान्य सा रूल्स काम करता है, वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे किसी सतह से वायु गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है, वायुमंडल में जाती है। ये ऊपर उठती हुई वायु की एक खास विशेषता है कि टेम्परेचर में कमी आएगी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। तापमान कम होने लगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तापमान एकदम कम हो गया। अब ये वायु और आगे नहीं जा सकती क्योंकि इसमें अब उतनी उष्मा बची नहीं है। तो ये क्या करेगी, और ऊपर जब गई वायुमंडल में तो इसको जगह भी तो मिल जाएगा फैलने के लिए, और जब वायु फैल जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये सामान्य सी बात है। तो वायुमंडल में ये वायु फैलेगी, जब ऐसे फैल जाएगी थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर इनका अवतलन शुरू होगा, मतलब ये नीचे की ओर भी क्या होंगे, गिरेंगे। समझ गए ना बात को, ऊपर जाके फैलेंगे और फिर जब इनके पास ऊर्जा उष्मा की मात्रा नहीं होगी तो ये किसी भी तरीके से गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी का इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, और फिर ये झूलते झलते नीचे सतह पे आ जाएंगे। यही जो आना है, ऊपर जाना, इसको संवहन बोलते हैं, और नीचे गिरना इसको अवतलन बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये संवहन और ये अवतलन। जब चक्रवात की स्थिति होती है तो चक्रवात में संवहन होता है, और जब प्रतिचक्रवात का मतलब क्या होता है कि वायु ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब अवतलन होता है। अवतलन के दौरान कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि यह अवतलन थोड़ा तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। ऐसे पता लगा कि यहाँ पर आ करके ये वायु खूब तेज़ी से दब गई है। कभी आप मेले में गए हैं, निश्चित रूप से गए होंगे। यहाँ पे आप सघन दिख रही है ना इतनी वायु, यही अवतलन है। अब जब वायु सघन हो गई, कंप्रेस कर दी गई, कस के दबा दी गई अगर, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वायु में पदार्थ है यार, और पदार्थ में उष्मा है। और जब सारे पदार्थ एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे, उष्मा जनरेट हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पे भी कंप्रेस नहीं है क्योंकि यहाँ सामान्य स्थिति है। नीचे से ऊपर जाने पर इस जगह पे जब पहुँचोगे ना तो यहाँ तापमान क्या होगा, प्लस में मिलेगा, यहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। सतह पे तापमान नहीं है, सतह पे ठीक स्थिति है, ये सतह से ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ उच्च स्तरीय कहा गया है। ये उच्च लेवल पे, काफ़ी ऊंचाई पे ऐसी स्थिति मिल रही है। मैं मेले का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे ही है कि जब आप मेले में जाते हैं तो कहीं अचानक से भीड़ बहुत बढ़ती है, अब पता लगता है पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है, आप आगे वाले को धक्का दे रहे हो, लेकिन आगे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। अब बीच में आपको लगता है यार हम तो गए इसमें, पीछे से प्रेस दबाव आ रहा है और आगे वाला भी आगे से हट नहीं रहा है, आप दब जाते हैं उसी में। यहाँ भी वैसी स्थिति है, ऊपर से बड़ी तेज़ी से हवाएं नीचे आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्थिति है, बीच में इतनी हवाएं दब जाती हैं। इनके दबने के कारण चूँकि पदार्थ है उसमें उष्मा है, पदार्थ में उष्मा होती है, इसलिए ये कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर में वृद्धि दर्ज की जाती है। यहाँ पे पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो जो उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थिति बनती है, वहाँ पे वायु का अवतलन होता है, जिसे अस्वच्छांश के नाम से भी आप जानते हैं। 30 से 35 डिग्री
अक्षांश उत्तर और दक्षिण में। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि वायु कैसे ऊपर उठती है और फिर कैसे अवतलन होता है। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि वायु का नीचे गिरना सतह पे यही अवतलन है, ठीक है। और इसको एक शब्द और नाम दिया जाता है संपीड़न, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये शब्द आ जाता है। अगला है विक्षोभ जनित, बहुत सामान्य है, एकदम सिंपल है। विक्षोभ का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो होने वाली जो भौगोलिक घटनाएं हैं, वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे वर्षा है, बादल है, तड़ित झंझा है, चक्रवात है, टॉर्नेडो है, ये सारी जो घटनाएं हैं ना, उथल पुथल करने वाली, आंधी तूफान, इन घटनाओं की वजह से कभी कभी वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल ऐसे कुछ पलटता है, वहाँ कुछ क्षेत्र की वायु जो है वो ऊपर की वायु नीचे आ जाती है सतह के पास, सतह की वायु अचानक से ऊपर पहुँच जाती है। जब विक्षोभ होता है तो कोई रूल्स काम नहीं करता है। कभी आंधी में एक तरफ से हवा बहते हुए आपने देखा है, चौतरफा हवा बहती है। चक्रवात में कभी एक तरफ से हवा बहती है, नहीं, चौतरफा बहती है, गरजता भी है, बरसता भी है, हर तरीके से तोड़ता है। तो जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ में कभी कभी होता क्या है कि सतह का जो तापमान है, सतह की वायु अचानक ऊपर ले जाना, ऊपर से नीचे फेंकना, इधर से उधर करना। इस प्रक्रिया में ऊपर की वायु क्या होती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि ऊपर की वायु का तापमान ऑलरेडी कम है। नीचे सतह पे आई, सतह का तापमान गिरा दी। सतह पे वायु का तापमान अधिक है क्योंकि सतह पे है और सतह गर्म है। और ये भी आपको पता है कि वायुमंडल में तापमान का मेन सोर्स क्या है, पृथ्वी का पार्थिव विकिरण। तो सतह के पास जितनी वायु रहेगी उसका तापमान उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब इस वायु को ये उठाकर यहाँ पहुँचा दिया, तो जब ये वायु यहाँ गई और ये वायु यहाँ आ गई तो यहाँ का तापमान कम हो गया और ये वायु ऊपर जाके यहाँ तापमान क्या की, बढ़ा दी। तो अब जब देखा जाएगा तो टेम्परेचर इन्वर्जन मिलेगा, यहाँ पे नीचे ठंडा ऊपर गर्म। एक है वाताग्रीय व्युत्क्रमणता। वाताग्र एक पूरा सेपरेट चैप्टर है आपका, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ये भी जो अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता, इसी का आप कह सकते हैं पार्ट या सेम ऐसी क्वालिटी होती है। अभिवहन जनित में फ़र्क और जो वाताग्रीय व्युत्क्रमणता, इन दोनों में डिफरेंट इतना सा है, अभिवहन जनित में एक महासागर है तो बगल में महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में होता है, मतलब दो हवाओं का मिलन होता है। वो भी एक हवा स्थिर ही रहती है अभिवहन जनित में। मैंने बताया था ना कि अगर महाद्वीप गर्म है तो वहाँ की वायु शांति से ऊपर ही जाएगी गर्म होके, लेकिन अगर महाद्वीप ठंडे हैं तो जो महासागर है, महासागर तो अगर ठंडे हैं तो वहाँ की वायु भारी है, वो महाद्वीप की ओर आगे आएगी। तो जो वायु भारी होगी वो आगे बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उसे लो प्रेशर का जोन देखना है, ठीक है, उसके फैलने की प्रवृत्ति होती है। और जो गर्म होती है उसके ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ वाताग्रीय व्युत्क्रमणता में जरूरी नहीं है कि महासागर ही हो, स्थल पर भी दो क्वालिटी की हवाएं हो सकती हैं। तो जब दो गुणों वाली वायु राशियाँ, ध्यान रखिए, दो गुणों वाली यानी एक गर्म हो और एक ठंडी वाली वायु राशियाँ, वायु राशि का मतलब होता है हवाएं जो एक दूसरे के पास आती हैं, तो गर्म वायु के नीचे ठंडी वायु फैल जाती है, ठंडी वायु फैल जाती है, ठीक है। ये ऐसे होता है कुछ, पता लगा ये गर्म वायु जा रही है, ठीक है, और इधर से कहीं ठंडी वायु है, ये आ रही है, ठंडी वायु भारी है, ये ठंडी वायु इसी के नीचे आ गई, फैल गई। अभिवहन जनित व्युत्क्रमणता में भी यही देखा था हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि गर्म ऊपर है ठंडी नीचे है, ठीक है। अब अगर यही वाताग्र की अगर बात की जाए तो यही गर्म वायु और ठंडी, अब ये ठंडी वायु है, ये नीचे ऐसे फैलती जाएगी, ऐसे घूमते घूमते चक्रवात की तरह इनको ऊपर ले जाएगी, किसको, गर्म वायु। तो यहाँ भी व्युत्क्रमणता आपको देखने को मिल जाती है, नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म। तापमान जब देखा जाएगा तो ऊपर का तापमान अधिक मिलेगा नीचे की अपेक्षा। वाताग्र क्या है, वाताग्र जो होता है, जो इनका सामान्य ढाल है, आप देख रहे हैं क्या कि ये गर्म वायु है, सॉरी ये ठंडी वायु है ऐसे, और ये गर्म वायु है ये। तो ये जो ये ढाल आप देख रहे हैं ना, गर्म और ठंडे के बीच में जो ढाल है, कौन सा ढाल भाई, कोई स्लोप नज़र आ रहा है आपको, ये ऐसे, ये जो ढाल है यही वाताग्र होता है। अब इसको वाताग्र वाले चैप्टर में आपको बढ़िया सा चित्र बना के दिखाएंगे हम। अभी आप इतना समझिए कि गर्म वायु और ठंडी वायु के मिलने से जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फैल जाए और फिर इन दोनों के बीच में जो ढाल बनता हो, उस ढाल को वाताग्र कहते हैं। एक छोटी सी बात और बता दें आपको, तापमान विसंगति क्या होती है, थर्मल एनोमली, ठीक है।
तापमान विसंगति, ये भी आप देख लीजिए, तापमान विसंगति। विसंगति का मतलब क्या होता है? जो संगत में ना हो, मतलब जो समानता ना हो, वही तो विसंगति होगा। अगर कोई सामान्य परिस्थिति विद्यमान है, वहाँ कुछ उल्टे पुल्टे होने लगे तो वो विसंगति कही जाएगी। ठीक है, तो तापमान विसंगति की अगर बात की जाए तो जब तापमान के साथ में कोई छेड़छाड़ होगा तो ही विसंगति हो सकती है। लिख लो कि किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान का तापमान वहाँ से गुजरने वाली, वहाँ से गुजरने वाली समताप रेखा, समताप रेखा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? तापमान विसंगति कहेंगे। ठीक है, कह क्या रहा है ये परिभाषा? ये कह रहा है कि जो समताप रेखाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि समताप रेखाएं किसी एक टेम्परेचर की होती, एक रेखा पे सिर्फ एक ही टेम्परेचर होगा। जैसे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कोई समताप रेखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री तापमान वाले स्थानों को मिलाएगी। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे है किसी जगह का, फिर यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है कोई एक स्थान है, फिर यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है किसी स्थान का, और यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है किसी स्थान का। तो अब एक समताप रेखा खींची जाएगी ऐसे, और वो तीनों चारों स्थान को मिला देगी। ये हो गई एक समताप रेखा, कितनी डिग्री की? 10 डिग्री की। लेकिन अब पता लगा ये रेखा ऐसे जा रही है, मतलब रेखा का मतलब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे जा रही है मिलाते हुए सबको, उतनी क्वालिटी की, एक क्वालिटी के सभी स्थानों को मिलाते हुए जा रही है। अचानक से यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा आया जहाँ का तापमान कितना है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये यार रास्ते में आ गया 42 डिग्री तापमान। ठीक है, तो ये विसंगति ही तो है इसके साथ। इस रेखा, ये जो अक्षांश होगा, जिस भी अक्षांश के सहारे ये रेखा चल रही है, समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं को फॉलो करती हैं। जैसे अगर उष्णकटिबंध में 0 डिग्री पे कोई समताप रेखा होगी तो वो 25 डिग्री 30 डिग्री तापमान की रेखा होगी, 35 डिग्री तापमान की रेखा होगी, है कि नहीं? पूरी पृथ्वी पे 0 डिग्री अक्षांश पे वही रेखा चलेगी। लेकिन अचानक से बीच में 0 डिग्री अक्षांश में कहीं पर तापमान 5 डिग्री मिल जाए तो क्या होगा? वही हाल यहाँ पर है। इस बेल्ट में, इतने बेल्ट में, इतने क्षेत्र में ये उम्मीद था कि 10 डिग्री तापमान मिलेगा नियर अबाउट। अचानक से यहाँ पे 42 डिग्री तापमान होने का मतलब हो गया कि तापमान विसंगति हो गई, क्योंकि इस क्षेत्र से जाने वाली समताप रेखा से ये टेम्परेचर डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तापमान विसंगति दो तरीके की होती है, ये सकारात्मक होगी या फिर धनात्मक कह सकते हो, धनात्मक, और दूसरा होगा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होगा कि अगर प्लस में टेम्परेचर मिल जाए, जैसे मैंने बताया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने 42 डिग्री तापमान मिल गया, और ऐसी स्थिति कहाँ होगी? जैसे भारत में थार का मरुस्थल है, अब मरुस्थलों का तापमान गंगा के मैदान से तो अधिक ही होगा, होगा कि नहीं? लेकिन गंगा का मैदान, गंगा यमुना असम घाटी का जो मैदान है, ये मैदान और जो राजस्थान का मैदान है, मरुस्थल है थार का, ये दोनों एक ही अक्षांश के आसपास होंगे, इनमें अक्षांश का डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। अब पता लगा गंगा के मैदान का टेम्परेचर 25 डिग्री औसतन, एक समताप रेखा हम लेके निकले और राजस्थान में पहुँचे, उधर आगे जब बढ़े पश्चिम राजस्थान थार के मरुस्थल में, वहाँ देखे 25 के बजाय 40 डिग्री तापमान मिल गया। तो क्या हो गया? प्लस में हुआ तापमान धनात्मक रूप से वृद्धि हुई, तो इसको बोलते हैं धनात्मक टेम्परेचर, यानी धनात्मक तापमान विसंगति, प्लस में। लेकिन वहीं पे बगल में हिमालय है कि नहीं? पता लगा कोई हिमालय की किसी चोटी ग्लेशियर पे पहुंच गए वो समताप रेखा लेकर के, अक्षांश पे उस हिमालय के उस चोटी के आसपास का तापमान तो ठीक है, 12 डिग्री टेम्परेचर की समताप रेखा लेके निकले थे, और पता लगा मान लो कि 12 डिग्री की एक समताप रेखा हम लेकर निकले, ठीक, जा रहे हैं ऐसे 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 आराम से, यहाँ अचानक हिमालय पर्वत आ गया और हिमालय पे चढ़ के देखें तो यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर आप 12 की अपेक्षा यहाँ 2 डिग्री तापमान मिल गया हमको हिमालय पे। यार 12 डिग्री वाली समताप रेखा के सामने 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का स्थान आ गया, तो ये भी तो तापमान विसंगति ही है, लेकिन ये माइनस में है, ये तापमान विसंगति क्या है? ऋणात्मक होगी।
तो तापमान विसंगति पे कभी अगर आपसे 100-150 शब्दों में पूछे या एग्जाम्पल दे करके और प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे तो आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल टेम्परेचर का ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं आज, और अगली क्लास में हम हीट बजट पे बात करेंगे। थैंक यू।